दोस्तों, आपके अपने चैनल सरल ज्योतिष ABC ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जो लोग ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानते या कम जानते हैं और जिनके मन में ज्योतिष सीखने की इच्छा है, वो बिल्कुल इस चैनल से लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, जो लाभ की बात उठी है तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष पढ़ने के लाभ क्या क्या। तो ये दोस्तों ज्योतिष के लाभ हैं। पहला है धर्म, अर्थ, काम तथा यश की प्राप्ति। पहली चीज़ है धर्म। दोस्तों, जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, हम कर्म के स्वभाव को जान जाते हैं, कर्म की गति को जान जाते हैं। हम जान जाते हैं कि भाई इस कर्म का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, और हम अच्छे कर्म ही करते हैं और अच्छे कर्म करना ही धर्म है। दूसरी चीज़ आई दोस्तों अर्थ तथा यश। अर्थ मतलब धन। तो दोस्तों, जो अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं, जो प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े व्यापारी, नेता, अभिनेता, अधिकारी सब उनके चरणों में बैठे रहते हैं, गुरुजी करते हैं। तो ना तो धन की कमी है, ना नाम की कमी है। चौथा है दोस्तों काम, यानी कि कामना। आप ज्योतिष पढ़ के बिल्कुल अपनी किसी भी कामना की पूर्ति कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जान जाएंगे कि मेरी इस कामना की पूर्ति के लिए मुझे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, या मेरी जन्म पत्रिका का कौन सा घर या भाव जिम्मेदार है उस ग्रह को, और उस घर को एक्टिवेट करके आप अपनी उस कामना की पूर्ति कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ग्रहों की दशा, स्थिति आदि से भावी दुखों का ज्ञान प्राप्त कर अपने पौरुष से प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाना। ये बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। वैसे तो हम कर्म का जो फल है, कर्म का जो भोग है, उसे पूर्णतः जीरो कभी नहीं कर सकते, वो तो भोग नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी की दुर्घटना में हाथ कटना था तो उंगली ही कट गई और बला टल गई। ये आप ज्योतिष के उपायों के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र सत्कर्मों की उत्प्रेरक है, यानी कि कैटलिस्ट है। दोस्तों, कर्म की गति जान गए, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म भी करोगे। और एक उदाहरण के अनुसार समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता, शराब का और शनिदेव का बैर है, और शनिदेव हैं दंडाधिकारी, दुख के कारक। तो व्यक्ति बचेगा। कोई भी आदमी दुखी तो होना नहीं चाहता। घर वालों की माने ना माने, डॉक्टर की माने ना माने, लेकिन शनिदेव की तो सभी मानते हैं। चौथा है दोस्तों ग्रहों का नाम जप होता है जो कल्याणकारी है, और कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। और सूर्य ग्रह तो साक्षात नारायणी है। पांचवा है दोस्तों समय का सदुपयोग होता है। आपके पास अगर अपनी दिनचर्या में कुछ समय मिलता है एक्स्ट्रा, जो आप इधर उधर टीवी देखकर या इधर उधर बैठकर गप लड़ाकर या खाली बैठकर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, जो बर्बाद करते हैं आप अगर अपना समय, तो आप जब ज्योतिष पढ़ने लगेंगे तो आपका समय यूटिलाइज होगा एक अच्छे तरीके से, और उसका जीवन में लाभ भी मिलेगा। छठा है दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा की फीलिंग शांति एवं प्रसन्नता देती है। दोस्तों, हम सभी जो आदमी है, मानव का स्वभाव है कुछ एक्स्ट्रा पाने का। एक्स्ट्रा बल हो, एक्स्ट्रा धन हो, एक्स्ट्रा शोबाजी हो, एक्स्ट्रा हो कुछ ना कुछ। और ये विद्या है एक्स्ट्रा ज्ञान। और इस विद्या के द्वारा जब आप अपने अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, घर परिवार वालों की मदद करते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छी शांति और सुकून मिलता है जीवन में, और ये सत्य है। करते हैं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तस्मादिदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद सर्वम। अर्थात यह ज्योतिष शास्त्र काल का विधायक है, अर्थात जो ज्योतिष को जानता है वह सब कुछ जानता है। सारी माया दोस्तों काल की है। काल मतलब समय। समय किसी राजा को फकीर या किसी फकीर को राजा बना देता। वेद चक्षु कीलेदम स्मृतम ज्योतिषम मुख्यता चांग मध्य अस्य तेनोच्यते। इस ज्योतिष शास्त्र को वेद का चक्षु कहा गया है, इसी कारण वेदांगों में इसकी प्रधानता कही गई है। चक्षु मतलब आँख। और दोस्तों, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे हाथ पैर आदि जो अंग हैं
वो भी आँख की सहायता से ही काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि वेदों के समय से ही ज्योतिष को कितना महत्व दिया गया था। न संवत्सर पाठी च नरकेषु पधते ब्रह्मलोके प्रतिष्ठाम च लभते देव चिंतका। ज्योतिष के जानकार को नरक आदि लोकों की प्राप्ति नहीं होती, देव का विचार करने वाला ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जैसे मैंने लाभ में बताया था दोस्तों, ज्योतिष में हमारे कर्मों को सुधारने की बहुत बड़ी क्षमता है। अच्छे कर्म करेंगे तो नरक में क्यों जाएंगे। प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र एवं चंद्र सूर्य को इसका साक्षी माना जाता है। और शास्त्रों में तो भेद भी है, शास्त्रार्थ हो है, लेकिन ये प्रत्यक्ष शास्त्र है। चंद्र और सूर्य का क्या प्रभाव है दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं। सूर्य का प्रभाव तो सर्दी और गर्मी के मौसम में दिखता ही है। चंद्र का प्रभाव भी अमावस्या और पूर्णिमा को टाइड्स के ज्वार भाटे के रूप में सभी को दिखता है। समुंदर में ज्वार भाटा आ जाता है दोस्तों। तो हमारे शरीर में भी तो 70% पानी ही है। तो क्या चंद्रमा का प्रभाव हमारे शरीर के पानी पे नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। और अब तो विज्ञान भी ये मानने लग गया है कि अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ज़्यादा सुसाइड होते हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और इसी तरह दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव हमारे ऊपर आता है दोस्तों। वेदों में लिखा है यत अंडे तट पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। यो ज्योतिषम वेत्ति नरा स सम्यक धर्मार्थ कामान लभते यशश्च। जो इस ज्योतिष शास्त्र को सम्यक रीति से जानता है वह धर्म, अर्थ, काम तथा यश की प्राप्ति करता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ग्रहों के अधीन यह संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन सभी मनुष्य होते हैं। ग्रहों के अधीन काल का ज्ञान है। ग्रह ही कर्मों के फल को देने वाले हैं। इस संसार में दोस्तों ऐसी कोई वस्तु, जीव, जंतु, कोई घटना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रहों से परे हो। अब हम अपनी ज्योतिष को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष के विभाग। ज्योतिष के 3 विभाग हैं दोस्तों मुख्यतः। गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, संहिता ज्योतिष। जोड़, घटा, गुणा, भाग जो गणित में होता है। पहले गणित जो है पुरातन काल में ज्योतिष का हिस्सा था। ग्रहों की दूरी, ग्रहों की स्थिति किस राशि में है, इस सब को देखकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म पत्रिका का निर्माण करना शुरू किया था। दूसरा है दोस्तों फलित ज्योतिष। एक व्यक्ति के जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रहों की स्थिति, दशा, गति से उसके जीवन में क्या परिणाम होंगे, इसको पढ़ने की जो विद्या है इसी को फलित ज्योतिष कहते हैं और इसी की बात हम इस चैनल पर करेंगे। तीसरा है दोस्तों संहिता ज्योतिष। जब एक नहीं अनेक व्यक्तियों की बात करें, एक समाज की बात करें, एक देश की बात करें, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ बाढ़ आएगी, वर्षा कैसे होगी, युद्ध, इन सब की बात हम संहिता ज्योतिष में करते हैं। तो फलित ज्योतिष की बात शुरू करते हैं दोस्तों। 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र और 12 भाव या घर। जन्म पत्रिका आप सभी ने देखी होगी, अपनी नहीं देखी होगी तो किसी और की देखी होगी। जन्म पत्रिका में 12 खांचे से खींचे रहते हैं, उन्हें घर कहते हैं। 9 ग्रह हैं, ये भी सभी जानते ही हैं। 12 राशि और 27 नक्षत्र। तो सबसे पहले हम 9 ग्रह की बात करते हैं। ये नवग्रह हैं दोस्तों, ज्योतिष के नवग्रह और आधुनिक विज्ञान के नवग्रह इसके बगल में मैंने लिखे हैं। और जो ये समय लिखा है, ज्योतिष में तो एक राशि में कितने समय तक एक ग्रह रहता है वो समय है, और जहाँ आधुनिक विज्ञान के नवग्रह लिखे हैं बगल में, ये सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लेते हैं वो लिखा है। तो ज्योतिष के नवग्रह हैं दोस्तों सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव।
और आधुनिक विज्ञान के नवग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। हमारे यहाँ ज्योतिष में सिर्फ शनिदेव तक की बात होती है दोस्तों। हमारे ऋषि मुनियों ने अरुण, वरुण, प्लूटो की कहीं बात नहीं की है। जो वेस्टर्न ज्योतिष है, पाश्चात्य ज्योतिष है, वो लोग अरुण, वरुण, प्लूटो की बात करते हैं। इसका कारण भी देखो दोस्तों, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, यानी कि 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं। तो शनिदेव को सूर्य की परिक्रमा करने में 30 साल लगते हैं, और यही आधुनिक विज्ञान भी कहता है 30 ईयर्स। अरुण को लगते हैं 84 साल, वरुण को लगते हैं 164 साल और प्लूटो को 248 साल। अब 248 या 164 साल तो किसी की उम्र भी नहीं है। तो एक व्यक्ति के जीवन में उसका प्रभाव आएगा भी ग्रह का या नहीं आएगा, नहीं कह सकते। और तीसरी बात, इनकी पृथ्वी से दूरी इतनी है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये बिल्कुल जान लिया होगा कि इन ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले हम इंसानों पर नहीं पड़ता। वरना जो लोग लोकांतर की बात जानते थे, क्या वो अरुण वरुण की बात नहीं जानते होंगे? बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन उन्होंने इनका जिक्र नहीं किया। तो इसका कोई कारण रहा होगा, ठोस कारण रहा होगा। दोस्तों, ज्योतिष में हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और सूर्य नारायण को गतिमान मानते हैं। हालांकि हमारे ऋषि मुनियों की अच्छी तरह ज्ञान था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है। नवग्रह मंडल जो हम पूजा में बनाते हैं, उसमें भी सूर्य नारायण बीच में रहते हैं और उनके चारों तरफ ही बाकी के 8 ग्रह हम बैठाते हैं। राहु और केतु, इनकी बात मॉडर्न साइंस नहीं करता, इन्हें ग्रह नहीं मानता और इनका कोई फिजिकल अस्तित्व है भी नहीं, लेकिन इनका प्रभाव आदमी पे आता है। तो इनको भी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्योतिष शास्त्र में स्थान दिया है। अब राहु केतु हैं क्या? जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक परिधि में, एक कक्षा में चक्कर काट रही है, और चंद्र जो हैं ये पृथ्वी के एक कक्षा में, एक परिधि में चक्कर काट रहे हैं। तो जहाँ इन दोनों की ये परिधि मिलती है, उन बिंदु को ही राहु और केतु नाम दिया गया है दोस्तों। ये आप इस पिक्चर से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पृथ्वी की परिधि और चंद्र की परिधि जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती है 2 जगह, उन्हीं 2 बिंदु का नाम राहु और केतु है। होंगे ग्राहक, मतलब जो किसी दुकान पे जाके कुछ खरीद रहा है या किसी भी चीज़ को खरीद रहा है किसी से, वो ग्राहक हो गया। विग्रह, जो हम मंदिरों में मूर्ति स्थापित करते हैं, उन्हें श्री विग्रह कहते हैं। ग्रहण, निगलना या खाना, भोजन ग्रहण कर लो। अनुग्रह मतलब कृपा। तो ग्रह का जो अर्थ है वो ये है जिसका हमारे ऊपर कोई असर हो, प्रभाव हो, इन्फ्लुएंस हो। ग्रह का अर्थ प्लेनेट नहीं है। प्लेनेट तो एक ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, लेकिन हमारा जो ग्रह का अर्थ है वो सीधा सीधा है जिसका हम पे असर हो। दूसरी चीज़ आई दोस्तों नवग्रह के बाद राशि। आकाशमंडल का एक गोला मान लीजिए, उसके 12 हिस्से किए गए। एक हिस्से में मौजूद तारों की आकृति को देखकर उस आकृति को नाम दिया गया जिसे राशि कहते हैं। तो जिन्होंने थोड़ी बहुत गणित पढ़ी होगी वो सभी जानते हैं दोस्तों कि 360 डिग्री एक गोले का माप होता है। 12 राशियां होती हैं तो 30 डिग्री एक राशि का माप हुआ। 12 राशि कौन कौन सी हैं दोस्तों, और आकृति कैसी कैसी हैं, ये मैंने इस पिक्चर में दिखा रखी है। मेष पहली राशि है भेड़े की तरह, दूसरी वृष बैल, तीसरी मिथुन, ये एक युवक और युवती का जोड़ा है। युवक के हाथ में गदा है और युवती के हाथ में वीणा है। चौथी कर्क केकड़ा, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक बिच्छू, नवीं धनु, 10वीं मकर। इसमें आगे का हिस्सा 12 सिंगे की तरह और पीछे की पूंछ वो मगरमच्छ की तरह। 11वां कुंभ, हाथ में घड़ा लिए हुए व्यक्ति, और 12वीं मीन, 2 मछलियों का जोड़ा। ये राशियों के नाम है दोस्तों। अब हम राशियों के स्वामी की बात करें
तो 12 राशियां हैं दोस्तों और 7 ग्रह हैं। तो सूर्य और चंद्र की एक एक राशि है, बाकी बचे 5 ग्रह और 10 राशियां। तो बाकी के 5 ग्रह में सबको 2-2 राशियां मिली हुई हैं। सूर्य क्योंकि राजा है 9 ग्रहों के, और शेर सिंह जंगल का राजा है, तो सूर्य की राशि है सिंह। और अपने बगल की राशि उन्होंने चंद्र को दे दी कर्क। और बाकी के 5 ग्रहों को इन दोनों ने एक एक राशि दे दी। याद करने के लिए अगर देखें हम तो 4, 3, 2, 1, 12, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बुध की 2 राशि हैं दोस्तों, मिथुन और कन्या। शुक्र की वृष और तुला। मंगल की मेष और वृश्चिक। गुरु की मीन और धनु। शनि की कुंभ और मकर। अब हम बात करते हैं दोस्तों नक्षत्र की। उसी आकाश मंडल के तारा समूह के 27 हिस्से किए गए तो एक हिस्से को नक्षत्र कहा गया। 12 हिस्से किए गए तो राशि कहा गया, और जब और महीन कर दी बात 27 हिस्से कर लिए तो नक्षत्र कहा गया। तो एक नक्षत्र का माप उसी तरह दोस्तों 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू 13.33 डिग्री या 13 डिग्री 20 मिनट। एक राशि 30 डिग्री की है और एक नक्षत्र 13.33 डिग्री का है। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं दोस्तों। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसलिए एक राशि में 9 चरण हुए। 2.25 × 4 = 9। तो एक ग्रह किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के किस चरण में बैठा है, इतनी महीन ज्योतिष है दोस्तों। आजकल हम ज़्यादातर राशि पे ही बात करके ख़त्म कर देते हैं, जबकि हमारे वेदों में भी नक्षत्रों को राशियों से ज़्यादा महत्व मिला है। इसे समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, मान लो आप एक शहर में रहते हैं, उस शहर को आकाश मंडल समझ लीजिए। उस शहर में 12 कॉलोनी है, वो राशि हो गई। और उन कॉलोनियों में फिर आगे मोहल्ले हैं दोस्तों, वो 27 मोहल्ले नक्षत्र हो गए। और उस मोहल्ले में जो आपका घर है वो चरण हो गया। तो किस शहर की, किस कॉलोनी के, किस मोहल्ले में कौन सा घर है, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ये 27 नक्षत्रों के नाम है दोस्तों: अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। और ये जो बगल में लिखे हैं दोस्तों, ये इन नक्षत्रों के स्वामी हैं। ऊपर के 3 नक्षत्र जो हैं अश्वनी, मघा, मूल, इनके स्वामी केतु हैं। भरणी, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र। इसी तरह ये 3-3 नक्षत्रों के एक एक ग्रह स्वामी हैं। इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ेगी दोस्तों आगे, तो अभी सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चौथी बात आती है दोस्तों भाव की। जन्म पत्रिका में 12 भाव या घर होते हैं। पहले घर को लगन कहते हैं दोस्तों। ये जो टॉप मोस्ट स्क्वायर है, सबसे ऊपर का जो स्क्वायर है दोस्तों, ये लगन है। यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो, लेकिन लगन हमेशा ये टॉप मोस्ट स्क्वायर ही रहेगा। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसे लगन कहते हैं। यानी कि दोस्तों पूर्वी क्षितिज, जहाँ सुबह सूर्य नारायण उदय होते हैं, वो पूर्वी क्षितिज हो गया। फिर सूर्य देव तो घूमते रहते हैं पूरे दिन भर, पश्चिम में छिप जाते हैं शाम को, लेकिन पूर्वी क्षितिज वही रहेगा। और क्योंकि धरती अपनी धुरी पे 24 घंटे में घूम रही है, तो 12 की 12 राशियाँ पूर्वी क्षितिज पर आएंगी। तो 12 राशि पूर्वी क्षितिज पर 24 घंटे में आ जाती हैं, तो एक राशि 2 घंटे पूर्वी क्षितिज पर रहती है। तो एक लगन पूरे दिन भर में 2 ही घंटे रहता है। फिर दूसरा लगन आ जाता है, फिर तीसरा लगन आता है। 24 घंटे में पूरे के पूरे 12 लगन पूर्वी क्षितिज पर आ जाता है।
इस समय मान लो हम जब ये बात कर रहे हैं, किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि होगी वो उस बच्चे का जन्म होगा, लगन होगा। और जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे जन्म राशि कहते हैं। इस समय चंद्रमा जिस राशि में होंगे वो उस बच्चे का, उसकी जन्म राशि हो गई। ये मैंने दोस्तों 2 कुंडली नीचे बनाई हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2। ज़्यादा साफ तो आया नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनमें लगन वो टॉप मोस्ट स्क्वायर रहेगा, जो सबसे ऊपर का कोने का स्क्वायर है, चकोर है। पहले वाले में वहाँ 3 नंबर लिखा है, दूसरे वाले में 5 नंबर है। तो 3 नंबर की राशि दोस्तों भी आपको ऊपर बताई थी, मिथुन। तो इस पहले चित्र में लगन हो गया मिथुन, और दूसरे चित्र में लगन हो गया 5 नंबर यानी कि सिंह। यहाँ 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, तो जो राशि का नंबर लिखा है वो राशि लगन हो गई। पहले वाले चित्र में लगन में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो चंद्र राशि भी 3 हो गई, मिथुन। लगन भी मिथुन और चंद्र राशि भी। दूसरे वाले चित्र में चंद्र जहाँ बैठे हैं वहाँ लिखा है 2 यानी कि वृषभ, तो राशि हो गई वृषभ। ये समझाने के लिए दोस्तों थोड़ा बताया, धीरे धीरे आप सब समझ लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगली वीडियो में हम नवग्रह की शुरुआत करेंगे, क्या उनके गुण, धर्म और स्वभाव होते हैं। तो दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।